नमस्कार मित्रों, हमारी इस पॉडकास्ट श्रृंखला में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और अपनी 100 वर्षों की यात्रा में संघ ने हमेशा ही युवाओं में राष्ट्र प्रथम की अलग जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। युवाओं में राष्ट्र निर्माण का भाव हो, परिवार, समाज और देश के प्रति उनका कर्तव्य बोध जागृत हो, समाज के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, इसके लिए संघ ने हमेशा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जबकि हम विकसित भारत 2047 का स्वप्न देख रहे हैं, तो उसमें युवाओं की भूमिका कैसी होगी, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि पधारे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे कराती हूँ और इसी विषय पे फिर उनसे विस्तार से हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रखर चिंतक, विचारक और स्वदेशी जागरण मंच के छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रांत संयोजक श्री जगदीश पटेल जी जुड़े हैं। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे लिए समय निकाला। सबसे पहले मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस समय भारत की जो युवा शक्ति है उसको आप कैसे देख रहे हैं? हम कहते हैं भारत युवा है, युवाओं की संख्या ज़्यादा है इस वक्त, उसको कैसे देखते हैं आप? वास्तव में आज पूरी दुनिया में भारत जो है वो युवा राष्ट्र है। आंकड़े कहते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया में जिसको हम युवा मानते हैं, 15 से 29 वर्ष की आयु को हम यूथ माने, तो भारत में वो संख्या है 37 करोड़। दूसरा बड़ा देश चाइना, उसमें भी वो 27 करोड़ है। और तीसरा बड़ा देश अमेरिका, जो स्वयं 33-34 करोड़ का देश है। अब ये 37 करोड़ युवा, ये यूथ जो है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। एक समय था हम जनसंख्या को अभिशाप मानते थे। आज के समय में वो हमारे लिए, अगर यूथ को ठीक से हमने कनेक्ट कर लिया, उनको सही दिशा मिल गई, तो ये हमारे लिए आशीर्वाद है। इसलिए यह जनसंख्या है, ये डेमोग्राफी है, ये हमारे लिए आज के समय में हमारी पूंजी है। भारत में अभी जो फर्टिलिटी रेट है वो भी 2 से ज़्यादा है, जो आने वाले लगभग 20 वर्ष तक हम दुनिया में सर्वाधिक युवाओं वाला देश रहेंगे। मतलब भारत जो है युवा देश है। बहुत अच्छी आपने बात रेखांकित की कि हम विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हमारे यहाँ, इसलिए हम युवा देश हैं। भाई साहब, इस युवा शक्ति का सही उपयोग हो, सदुपयोग हो, राष्ट्र निर्माण में इसको हम मोड़ सके, इसके लिए क्या आवश्यक है, क्या करना चाहिए हम सबको? एक तो हमारे देश में एक लंबे समय तक अंग्रेजों ने शासन किया। तो अंग्रेजों ने हमारी यहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक समय लगभग 10,000 वर्ष तक पूरे विश्व में भारत जो है समृद्ध संपन्न देश था। उस पर जब अंग्रेज सत्ता पे आए तो उनको यहाँ पर सरकार चलानी थी। तो ये जो आर्थिक रूप से संपन्न देश, मतलब यहाँ रोजगार स्वरोजगार की एक प्रचुर मात्रा में व्यापक स्थिति थी, उसको समाप्त करते हुए उन्होंने नौकरी को प्राथमिकता दी और उनको चाहिए थे नौकर। तो उन्होंने नौकरी का इतना महिमा मंडन किया, उसको अच्छी तनख्वाह दी और समाज में स्थापित करने के लिए उनको बड़े बड़े मान सम्मान दिए। इसलिए यूथ जो था वो स्वरोजगार, पारंपरिक व्यवसाय के बदले नौकरी को प्राथमिकता देने लगा। इस कारण जो है हमारे देश में धीरे धीरे आज हम कहते हैं कि हमारी बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है। वास्तव में ये जो भारत था ये बहुत संपन्न देश था, 10,000 वर्षों से वैभव संपन्न देश था। उदाहरण बताएं, एक प्रोफेसर एंगस मेडिसन हुए, जो कि इकोनॉमिक स्कूल ऑफ लंदन के प्रोफेसर थे। वर्ल्ड बैंक के लिए लगभग 20 से अधिक अर्थशास्त्रियों ने एक अध्ययन किया है और उस अध्ययन का एक उन्होंने रिपोर्ट बनाया है जिसका नाम है मिलेनियम पर्सपेक्टिव 2000 ईयर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। उसमें उन्होंने उल्लेख किया है, उसमें एक भी भारतीय अर्थशास्त्री नहीं था। उन्होंने कहा कि ईस्वी सन 0 से लेके 1500 तक भारत जो है विश्व के जीडीपी में, जिसको आज हम जीडीपी कहते हैं, उसमें 33 से 34% की हिस्सेदारी भारत की थी। बाद में तुर्क, पठान, मुगल आए,
वो तो आर्थिक रूप से लूटने ही आए थे। फिर अंग्रेज आए तो 1720 आते आते वो जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी बचती है 24%। 1870 में भी वो 12% रही और 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए तब विश्व जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी बचती है केवल 2%। ये आंकड़े कहते हैं कि हमारे यहाँ सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं उद्यम से जुड़े थे, स्वरोजगार से जुड़े थे। इसीलिए इस युवाओं को अपने गौरवशाली अतीत को स्मरण करते हुए नौकरी की मानसिकता से बाहर आते हुए स्वरोजगार उद्यमिता पर हमको जाना होगा और आज का युवा उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी आपने एक बात की और कहीं ना कहीं अपने गौरव का भान आपने कराया। हमें बहुत ज़रूरत है कि अपनी जड़ों की तरफ हम देखें जी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई, जैसा कि आपने उल्लेखित भी किया, कि हम अपनी जड़ों से कट गए, अपने गौरव भान से कट गए और केवल क्लर्क हम बन जाएं, यही हमने भी अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। हम उस पर चक्रव्यूह में फंस के रह गए। भाई साहब, आपने जो बात जहाँ खत्म की वहीं से मैं अपने सवाल को शुरू करना चाहती हूँ कि युवा स्वदेशी से जुड़े, स्वावलंबन से जुड़े, स्वरोजगार से जुड़े। अब उनकी सोच ऐसी हो कि वो स्वरोजगार से जुड़ना चाहें, वो ये चाहें कि हम लोगों को रोजगार देने की स्थिति में आए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या वो करे, कैसा उनको मार्गदर्शन आप दे सकते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से? देखिए, जैसे भारत जो था ये समृद्ध अर्थव्यवस्था कैसे था, तो भारत जो है समृद्ध विकेंद्रीकृत ग्रामोद्योग आधारित अर्थव्यवस्था था। हमारी मानसिकता आज कैसी बनी थी कि नौकरी ही रोजगार है और हम पढ़ाई लिखाई करेंगे और सरकार का काम है हमको नौकरी देना। इस मानसिकता से युवा को बाहर आना है। इसलिए अभी वर्तमान में भी चाहे कोई भी सरकार हो, जिस तरह से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, प्रति माह 9 लाख युवा 18 वर्ष की आयु पार करते हैं। अब इतनी नौकरियां तो होगी नहीं। इस देश में सरकारी नौकरियां और बड़े सेक्टर की नौकरियां मिलाएंगे तो लगभग 8 से 10% है। तो बाकी युवाओं को अपने पारंपरिक व्यवसाय की ओर बढ़ना होगा। देखिए, भारत जो है वर्षों से एक बात हमारे यहाँ प्रचलित थी, कृषक का बेटा कृषि करता था, उद्योगपति का बेटा उद्योग करता था, व्यापारी का बेटा व्यापार करता था, हाथ से हुनर स्किल था, उसकी परंपरा नीचे चलती थी। इसको पुनः जागरण करना होगा। आज कृषि को भी हमारे यहाँ देखा जाए तो जनमानस में एक सामान्य ऐसा परसेप्शन बना है कि कृषि ये छोटा काम, या मैं नहीं कर सकता, ये पुराना है, आउटडेटेड है। वास्तव में ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ एक कहावत थी, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निम्न चाकरी। ये जस्ट उल्टा हो गया वापस पर। अभी जो है यूथ उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज देश की लगभग 33% रोजगार सृजन करने वाला सेक्टर कृषि है। हमको आवश्यकता है हमारी परंपरागत कृषि से आगे बढ़ना होगा। जैसे छत्तीसगढ़ में हम केवल और केवल धान की खेती करते हैं, क्या हम इसमें नयापन नहीं ला सकते? क्या हम फसल चक्र का परिवर्तन करें? हम कृषि में भी धान के अलावा जैसे फूल की खेती हो सकती है, बागायती खेती हो सकती है, यहाँ कैश क्रॉप हो सकती है। चूंकि हमारे देश में जमीन के नीचे भी पर्याप्त पानी है, जमीन के ऊपर भी पर्याप्त पानी है। आवश्यकता है हमारी दिशा को बदलने की। आज हमारे प्रदेश में और देश में कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारे युवा नए नए स्टार्टअप के रूप में खड़े हो रहे। ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है। आने वाले समय में युवा कृषि के माध्यम से भी अर्थोपार्जन में जुड़ेंगे। दूसरा सेक्टर जो है वो है हमारे यहाँ लगभग 20 से 22% रोजगार ये एमएसएमई सेक्टर देता है। ये जो मध्यम सूक्ष्म और लघु उद्योग है उससे हमारी अर्थव्यवस्था चलती थी। गांव गांव में इंडस्ट्री हुआ करती थी, आज पुनः उस दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इस पर बहुत गंभीरता से निर्णय ले रही है। हमने अभी देखा, अभी के बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ का प्रोविजन किया है। ये जो मध्यम उद्योग है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, वहाँ के उत्पाद को बढ़ाने के लिए सरकार भी सहयोग कर रही है।
इसलिए युवा वहां से अपना स्वरोजगार रोजगार सृजन करके आगे बढ़ सकता है। कितना सुंदर संक्षिप्त सार गर्भित आपने कहा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस बात को कोई बहुत गहराई से समझ जाए तो वो ना केवल स्वयं संपन्न होगा बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी संपन्न करने में सक्षम होगा। और कितनी अच्छी बातें, दो तीन बातें मैंने आपकी इस संक्षिप्त बात से समझी कि एक तो हमें अपने जड़ों में लौटना चाहिए, हमारे जो पारंपरिक व्यापार है, व्यवसाय है, वो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये भाव निकाल के हमें उसमें जुटना चाहिए। थोड़ा प्रयोगवादी होकर हम काम करेंगे तो निश्चित ही हम कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ना केवल अपने मोहल्ले को, क्षेत्र को, समाज को, बल्कि देश को भी आगे ले जा सकते हैं। और मुझे लगता है आज के युवाओं को इस तरह की काउंसलिंग की बहुत सख्त आवश्यकता है कि अब थोड़ी सोच को बदलना होगा। पढ़ाई हमें क्यों करनी है? स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए करना है। सरकार के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, स्वयं ही कुछ करना होगा श्रमशील बन के। बहुत सुंदर भाई साहब। मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप स्वदेशी जागरण मंच के प्रमुख है यहाँ छत्तीसगढ़ प्रांत के। स्व का बोध अगर युवाओं में हो जाए, स्वदेशी का बोध अगर युवाओं में हो जाए, तो क्या लगता है कैसे चमत्कारिक परिणाम सामने आ सकते हैं? बिल्कुल आएंगे, और अभी उस दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं जी। देखिए, हम लोग एक सूत्र युवाओं के बीच में देते हैं जी, कि डोंट बी ए जॉब सीकर, बी ए जॉब प्रोवाइडर। अब जॉब प्रोवाइडर बनना है तो क्या होगा? स्वयं को उद्यमशील बनना है, स्वयं कुछ रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और बात रही स्वदेशी की, तो ये जो संघ शताब्दी वर्ष है, संघ शताब्दी वर्ष के पंच परिवर्तन का एक बिंदु है स्वत्व का बोध और स्वदेशी का भाव जागरण। पूजनीय सरसंघ चालक जी 6 बातें हम सबके सामने रखते हैं: भोजन, भाषा, भूषा, भ्रमण, भवन इत्यादि, ये स्वदेशी हो। इससे क्या होगा? जैसे हमारे यहाँ एक भोजन की ही बात करें, आज हमारे देश में सारी भोजन की पद्धति जो है वो वैज्ञानिक है, स्वास्थ्य का विज्ञान है, उससे संबंधित है, प्रकृति के साथ सुसंबद्ध है। पर्यावरण की रक्षा करते हुए हम अपने दिनचर्या में भोजन व्यवस्था की रचना किए थे। ये पाश्चात्य जो भोजन व्यवस्था है वो कतई हमको इस माध्यम में जोड़ती नहीं है, बल्कि वो काटती है। वैसे ही स्वत्व का बोध करने के लिए हमारी भाषा है, हमारा भ्रमण है। हम विदेशों में नहीं, भारत में इतना गौरवशाली इतिहास के इतनी हमारी बातें हैं, उसको देखना चाहिए। वैसे ही हमारे परिवार के अंदर जैसे अपनी भाषा है, हम जब अपनी भाषा बोलते हैं तो वो बचपन से अपनी भाषा में वो भाव प्रकट होते हैं, वो विदेशी भाषाओं में नहीं होते। जैसे अंग्रेजी से हमारा कोई विरोध नहीं है, भाषा सीखना चाहिए, लेकिन वो भाव जो हमारी भाषाओं में प्रकट होता है वो अंग्रेजी में नहीं होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे भगवान कृष्ण का रंग था वो श्याम वर्ण थे। हमारे कथाकार कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण थे। उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें तो भगवान का गॉड्स कलर है डार्क ब्लैकिश, क्या कहोगे? वो भाव ही नहीं आएगा जो भाव हमारी भाषा में आता है। इसलिए हमारी भाषा हमारी भूमि से, हमारी मातृभूमि से, हमारे संस्कारों से जोड़ती। ऐसे सारा मिला करके हमको स्वदेशी की ओर बढ़ना है, और यही भारत के पुनः वैभव का मार्ग है। इसलिए स्वदेशी को अपनाना है। केवल वस्तु का उपयोग तक स्वदेशी सीमित नहीं है, ये भारत की अस्मिता, संस्कृति, परंपरा, जीवन मूल्य, हमारे गौरवशाली इतिहास को प्रतिबिंब करती हुई सारी व्यवस्था, ये स्वदेशी। जी, कितना सुंदर परिभाषा आपने दी। कई बार स्वदेशी कहने से केवल वस्तुओं तक ही सीमित हो जाती है दृष्टि, लेकिन स्वदेशी का अर्थ केवल वस्तु नहीं है बल्कि समग्र भारतीयता है। जो भारतीय मूल्यों में जो जो चीज़ समाहित है वो सभी का भाव स्वदेशी है। भाई साहब, अब जब बात आपने खुद ही एक शब्द पाश्चात्य शब्द आ ही गया बातचीत में, तो एक मेरा प्रश्न मन में उठ रहा है स्वाभाविक रूप से कि पाश्चात्य का प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में तेजी से पड़ा युवाओं पे हमारे। उससे एक बात क्या हुई कि जो युवा हैं हमारे वो केवल अधिकारों की बात करने लगे, जबकि भारतीयता का एक भाव कर्तव्यों का भाव है। हम पहले कर्तव्य की बात करते हैं, फिर हम अधिकारों की खैर बात ही नहीं करते, लेकिन अगर अधिकारों की बात करनी भी होगी तो पहले कर्तव्यों की बात की जाती रही है हमारे देश में।
लेकिन हमने देखा पिछली कुछ पीढ़ियों से, क्योंकि आपने कहा कि 1000 साल का हमने लंबा एक संघर्ष भारत ने किया है विदेशी आक्रांताओं के साथ, हमने वो एक संस्कृति पे आघात भी झेले हैं अपनी। तो ये जो आज का युवा है जो अधिकारों की बात ज़्यादा करता है, उनमें नागरिक कर्तव्य का बोध कैसे जागृत किया जाए, वो कितना ज़रूरी समझते हैं आप? भारत जो है वो कर्तव्य को धर्म के साथ जोड़ा हुआ है। हम बहुत वैभवशाली इतिहास है हमारे पास, हमने उसको भुला दिया गया है। ये मैकॉले की शिक्षा पद्धति में हम पढ़े हैं ना, तो सारा हमारा जो गौरवशाली इतिहास को कहीं ना कहीं उसको दबाने के प्रयत्न हुआ। भारत के अंदर हम धर्म की परिभाषा अनेक होती है, उसमें जैसे कहते हैं ना, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जो हमारे यहाँ धर्म की भी व्याख्या है, एक जगह ऐसी व्याख्या है कि हमारे कर्म को धर्म के साथ जोड़ा हुआ है। जैसे मैं पिता हूं तो मेरा पिता का धर्म है, मैं पुत्र हूं तो पुत्र का धर्म क्या है, मैं पति हूं तो पति का धर्म क्या है, मतलब वो कर्तव्य है। पिता के नाते मेरा कर्तव्य क्या है, वो धर्म है। पत्नी के नाते बहन का धर्म, वो ऐसा सारा कर्म और धर्म के साथ जोड़ा हुआ है। पाश्चात्य संस्कृति में वहां केवल और केवल अधिकार की बातें हैं। हम यहाँ पड़ोसी की भी चिंता करते हैं, हम यहाँ प्रकृति की भी चिंता करते हैं, हम यहाँ पशु प्राणियों की भी चिंता करते हैं, हम यहाँ सबकी चिंता करते हैं। ये हमारी जीवन पद्धति है, हमारे नैतिक मूल्य है, ऐसा हमारे मन में भाव है। पाश्चात्य में क्या है, ये मेरा अधिकार है, मुझे चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है वो नहीं है। संघ शताब्दी वर्ष में संघ ने 5 परिवर्तन के बिंदु में एक जो कहा है वो है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य का अर्थ क्या होता है? सामान्यतः हमारे मन में ये काम सरकार करेगी, ये मेरा अधिकार है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? जैसे चौक चौराहों में ट्रैफिक का कंट्रोल करना सरकार का काम है, वहां उन्होंने बत्ती की व्यवस्था की है, सिग्नल्स लगाए। सिग्नल लगने से ट्रैफिक ठीक होगा क्या? नहीं होगा। जब तक नागरिक उस सिग्नल की बत्तियों का पालन नहीं करेगा, उस अनुशासन का पालन नहीं करेगा, तब तक वो व्यवस्था सुचारू नहीं हो सकती। ये नागरिक का कर्तव्य है कि वहां अगर लाल बत्ती जल रही है तो मुझे रुकना है। ये हमारे अंदर बोध आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से जल का संरक्षण की बात करते हैं, तो क्या पानी है पर्याप्त तो उसको बहा देना? नहीं, आवश्यक है उतना हम प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करें, ये नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए भारतीय जो जीवन मूल्य है वहां पर नागरिक कर्तव्य इनबिल्ट है, और हम जब कर्तव्य का पालन करते हैं तो सहज रूप से हमारे सामने वाले भी करते हैं, तो हमारा अधिकार वहां प्रतिपादित हो जाता है, संपन्न हो जाता है। बिल्कुल, बहुत सही बात है कि अगर अपने कर्तव्य निभाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति निभाएगा तो स्वतः ही उसको उसका अधिकार प्राप्त हो जाएगा, उसको मांगने की आवश्यकता होगी ही नहीं। भाई साहब, छत्तीसगढ़ बिल्कुल बदल रहा है, तेजी से विकास की गति पे दौड़ रहा है, तो यहाँ के जो युवा हैं उनका कैसे, उनकी भूमिका हो सकती है विकास में सहभागी बन जाएं वो भी? छत्तीसगढ़ के अंदर अभी जो परिस्थितियां बदल रही है बहुत तेजी से बदल रही है। जैसे बस्तर जो है हमारा बहुत बड़ा भूभाग, ये माओवादी नक्सलियों के कंट्रोल में था, ऐसा कह सकते हैं। आज वो नक्सल मुक्त हो रहा है, बस्तर जो है नक्सल मुक्त हो रहा है। वैसे देखा जाए तो हमारी छत्तीसगढ़ महातारी जो है, हम सभी गौरवशाली वैभवशाली भारत की बात करते हैं ना, उसमें हम लोग भाग्यशाली है कि हमारी छत्तीसगढ़ महातारी ये रत्न गर्भा भू वसुंधरा है। यहाँ रत्नों से भरा हुआ एक हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर्याप्त वनोपज है, हमारे यहाँ फलद्रुप जमीन है, उपजाऊ जमीन है। अब उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए हमको आगे कैसे बढ़ना? तो जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर हम, जैसे मैंने पूर्व में कहा, खेती में हम अगर फसल परिवर्तन करते हैं तो हमारे मैदानी क्षेत्र के युवा जो है वो अपना आर्थिक उन्नयन कर सकता है। वनांचलों में रहने वाले भैया बहन युवा जो है वो वहाँ के वनोपज का वैल्यू एडिशन कैसे होता है? जैसे केवल हम इमली को जंगल में ला करके बिन करके उसको बेच देते हैं, अगर हम वहाँ छोटे छोटे समूह बना करके, क्लस्टर बना करके हम उसका सेमी प्रोसेस भी करके बेचते हैं तो उसका वैल्यू एडिशन होगा
और हमारी आर्थिक स्थिति में हमको एक अच्छा बूम मिल सकता है, और उस दिशा में हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं। सरकार भी उस पर बहुत अच्छा सहयोग करते हुए आगे बढ़ रही है, और छत्तीसगढ़ के युवा भी नए नए स्टार्टअप के माध्यम से, नए नए इनोवेशन के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के युवा भी आज एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का भविष्य भी जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि हम केवल पर्यटन ही सोचें, बस्तर में प्रचुर मात्रा में वहाँ ऐसे स्पॉट है जिसको हम पर्यटन के रूप में विकसित कर सकते हैं। युवाओं के मन में उस दिशा में काम किया, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा। कृषि के क्षेत्र में काम किया, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। एमएसएमई सेक्टर, हमारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उसके साथ जुड़ी हुई छोटी इकाइयां हैं, उसमें हम लघु उद्योग, मध्यम उद्योग में काम किया, तो हम तो पर्याप्त मात्रा में हमारे प्रदेश के अंदर सारी सुविधाएं हैं। आवश्यकता है उस पर 2 कदम आगे बढ़ के काम करने की। जी, युवा अपने टैलेंट को समझे, अपनी रुचि के अनुसार और अपने क्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार अपने स्वरोजगार को चुन सकते हैं, और क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है सरकार के सहयोग से, या और भी जो तमाम चैनल्स हैं वो चाहे तो कर सकते हैं। और आप सही कह रहे हैं, बस्तर से लेकर जशपुर तक हम देख रहे हैं पर्यटन की अपार संभावना है, और विकास भी कर रही है सरकार इन क्षेत्रों में। तो कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव अगर सोचेंगे तो बहुत जल्दी उस दिशा में बढ़ेंगे, और छत्तीसगढ़ के कई युवा इस दिशा में भाई साहब बढ़ भी रहे हैं, कई सारे नाम उन्होंने कमाए। एक सवाल और, चूंकि छत्तीसगढ़ की बात की, छत्तीसगढ़ महतारी की बात की, तो भारत माता की बात तो स्वाभाविक रूप से आती ही है मन में भाव हमारा। देश में आप देखिए, हमारे भारत का जो युवा है वो तो बहुत प्रतिभाशाली है, पूरे विश्व में उसका डंका बजता है। भारत भी विश्व पटल पे तेजी से पुनः अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा है। हम अगर अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी भारत तेजी से उभर रहा है विश्व पटल पे। टैलेंट भी हमारे पास ज़्यादा है। ऐसे में विकसित भारत 2047 का जो सपना है, कितना आपको बहुत नज़दीक दिखता है, दूर दिखता है, क्या आपको कैसा नज़र आता है? 2014 में भारत जो है ये 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जो हम पीछे चलते हैं, 1000 वर्ष पूर्व का भारत जो था वो वैभव संपन्न था। बीच का कालखंड में गड़बड़ हुई। 1947 में हम 2% हमारी वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सेदारी थी। आज की स्थिति क्या है? फिर से वापस जो है भारत पुनः अपने वैभव को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2014 में हम 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था। पिछले वर्ष जिस अंग्रेजों ने 150-200 वर्ष हमारे देश में शासन किया, उस इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को हमने पीछे छोड़ा और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। आज जो है हम दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और आने वाले निकट भविष्य में हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये आर्थिक विकास जो है, ये विकसित भारत का जो स्वप्न अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखा है कि 2047 में भारत स्वाधीनता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब हम विकसित भारत के रूप में पूरे विश्व में स्थापित हो जाएंगे। आज जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं वो मुझे लगता है हम बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। भारत में एक आर्थिक समूह में काम करने वाला भारत चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री जो है, उसमें CIA ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भारत की इस युवाओं को अगर हमने सबको रोजगार के साथ जोड़ दिया तो 2047 में भारत की इकोनॉमी की साइज होगी वो $40 ट्रिलियन हो जाएगी। आज अमेरिका की भी साइज लगभग $30 ट्रिलियन है। तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आज भारत एक समय जो था, जो हम पढ़ते भी थे या हमारा एक मानस बना दिया गया था, भारत जो है गरीबों का देश, पिछड़ों का देश, अनपढ़ों का देश, अव्यवस्था वाला देश, ऐसा एक नेगेटिव नैरेटिव हम सबके मन में भी भरा हुआ था। सपेरों का भी देश कह दिया, सपेरों का देश कह दिया, जबकि कहाँ सोने की चिड़िया थी हम। आज देखिए, मैं बता रहा हूँ एक उदाहरण से, कोविड का कालखंड हम सबने देखा, पूरी दुनिया के सारे देश एक बराबर आ गए। क्या जापान, क्या जर्मनी, क्या फ्रांस, क्या अमेरिका, क्या इटली, जो अपने को हेल्थ सेक्टर के सुरमा बोलते थे, वो सब बराबर हो गए। सब एक लाइन में आ गए और सब लोग एक ही दिशा में काम कर रहे थे कि इस महामारी से बचने के लिए एक ही विकल्प दिख रहा है, वो है वैक्सीन। आप याद करिए,
उस समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO 5 वैक्सीन को परमिट करता है एक साथ। 5 इनोवेशन पर उन्होंने सहमति प्रदान की। उस 5 वैक्सीन में गरीबों का, पिछड़ों का, सपेरों का, अव्यवस्थाओं वाला, अशिक्षित वाला देश भारत कहलाते वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा तमाचा था। 5 में से 2 वैक्सीन भारत की थी। पूरे विश्व के 100 से अधिक देशों को हमने मुफ्त में वैक्सीन दी। ये भारत आज बदल रहा है। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। ये समृद्ध भारत की तस्वीर है। विश्व गुरु भारत की तस्वीर है। ऑपरेशन सिंदूर देखा, चाइनीज टर्किश प्रेरित पाकिस्तानी आतंकवादी को हमने 4 दिन में समाप्त कर दिया। एक भी सिंगल हमने पाकिस्तान के अंदर सिविल अटैक नहीं किया। पिन पॉइंट 3 मीटर के डाया के अंदर ही हमारी ब्रह्मोस पिनाक मिसाइलों ने उस पर हमला करके उसको समाप्त कर दिया। ये डिफेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही निर्यात में UAE का टोटल बजट है, उतना हमारे यूथ जो है आज IT सेक्टर में यहाँ से हमारी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आज कृषि के उत्पादन में देखें, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, हमारे लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक समय था कि हमको हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चावल गेहूं इंपोर्ट करना पड़ रहा था। आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। चंद्रमा के दक्षिण पर पहुंचने वाले पहले हम हैं। आज पूरे विश्व में जो भारत है, वो चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, निर्यात का मामला हो, भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हम स्वदेशी जागरण मंच अभी एक स्वावलंबी भारत अभियान चला रहे हैं। उसमें हम 3 बातों को लेकर के काम कर रहे हैं। पहला, भारत को बेरोजगारी मुक्त भारत बनाना है। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो उस देश कोई अंदर अगर कोई बेरोजगार है तो वो विकसित भारत का स्वप्न को पूरा नहीं होने देगा। इसलिए बेरोजगारी मुक्त भारत। आज भारत के अंदर बहुत सारे लोग BPL है, तो ये गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उसका स्तर ऊपर उठना चाहिए। देश की अभी वर्तमान सरकार के प्रयत्नों से बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम 0 BPL पर जाना चाहिए और निकट भविष्य में 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बने, उस पर पूरा देश आज काम कर रहा है। मुझे लगता है कि विकसित भारत का स्वप्न हम जनरली देखते हैं ना, तो हम केवल उसको आर्थिक से जोड़ते हैं कि रोड रास्ते अच्छे हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, एयरपोर्ट्स अच्छे हो जाएंगे। केवल विकसित भारत में ये आर्थिक पैरामीटर नहीं है। हम तो समृद्ध और महान भारत देखना चाहते हैं। वो कैसा समृद्ध होगा? जहाँ परिवार व्यवस्था सुदृढ़ होगी, वहाँ समाज व्यवस्था सुदृढ़ होगी, यहाँ हमारे मठ मंदिर मजबूत होंगे, हमारा संपूर्ण भारत जो है एक होगा। ये विविधताओं को स्वीकार करते हुए हम एक भारत है, ये भाव पूरे देश में होगा। ऐसा महान भारत बनने वाला है और 2047 से पहले हम जरूर बन जाएंगे। बहुत ही ऊर्जा और प्रेरणादायी आपकी बातें लग रही है। एक एक शब्द मुझे लग रहा है कि उसी दिशा की ओर बढ़ते हुए परम वैभव को पुनः प्राप्त करता हुआ भारत। और बहुत सुंदर आपने कुछ व्याख्या तो बहुत ही अच्छी की। जैसे इसमें भी आपने कहा कि केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक और भी जितने भी पैरामीटर्स है, सब में श्रेष्ठता आएगी और तब हम उस विकसित भारत की कल्पना वैसे करते हैं। अंतिम प्रश्न, क्योंकि बात संघ शताब्दी वर्ष की भी है और संघ ने 100 सालों की इस यात्रा में बहुत सारे काम ऐसे किए, अथक परिश्रम किए, सेवा भाव के साथ किए कि भारत अपने परम वैभव को पुनः प्राप्त करे। यही एक ध्येय वाक्य लेके संघ चलता रहा। ये युवा संगम का एक कार्यक्रम चल रहा है, युवाओं से संवाद का, तो इसके द्वारा हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? वैसे संघ के किसी भी कार्यकर्ता को पूछा जाए कि आपका लक्ष्य क्या है या संघ क्या चाहता है, तो संघ की प्रार्थना में एक पंक्ति है, परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम। भारत माता को चिरंतन सिंहासन पर प्रतिष्ठित करना, यही एकमेव लक्ष्य है अपना। और संघ की प्रार्थना में अंतिम जो पंक्ति है वो है, भारत माता की जय। हम सब लोग भारत माता की जय होते हुए देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं।
तो युवा, चूंकि भारत जो है युवाओं का देश है और युवा ही भारत की पूंजी है। आज वर्तमान भारत में और आने वाले 20 वर्ष तक भारत का यूथ जो है पूरी दुनिया को दिशा दे सकता है। इस युवा के मन में ये देशभक्ति का भाव जागरण हो। जैसे हम विकास चाहते हैं, आज चाइना, अमेरिका कैसे भी विकास चाहता है, उनको विकास मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब कैसे भी करके अर्थोपार्जन नहीं। भारतीय जीवन दर्शन संघ कहता है, उसको प्रतिपादित करने के लिए युवाओं के बीच में जाके बातचीत करते हैं। आर्थिक विकास करना है लेकिन पर्यावरण का संरक्षण करते हुए, हमारे नैतिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ना है। तो इस युद्ध के मन में जो देशभक्ति का भाव है, उसमें उत्साह है, उसके अंदर क्षमता है, योग्यता है, वो अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए आगे बढ़े। इस भाव के जागरण के लिए हम युवाओं के बीच में जाकर के युवा सम्मेलन करते हैं, युवा संवाद का कार्यक्रम होता है। संघ के वरिष्ठ अधिकारी 1-to-1 यूथ के साथ बैठ के बातचीत करते हैं, उनके मन के प्रश्न है उनको समझते हैं, उनका उचित समाधान भी देते हैं। ठीक पूरे देश की अगर यूथ को हमने दिशा दे दी तो जो आने वाला भविष्य है वो पूरी दुनिया आज भी भारत की ओर देख रही है। और इस युवाओं की ताकत के बल पर हम भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर प्रस्थापित होता हुआ देख सकेंगे। मराठी में एक बात है कि याची देही याची डोळा। हम इसी शरीर से, इसी आंखों से भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठी हुई देख सकेंगे। और यही युवा शक्ति का जो मजबूत मनोबल है वो उसको आगे ले जाए और यही उसको संपादित कर देगा। ये तो बहुत ही सुंदर बात है भाई साहब, क्योंकि मुझे लगता है आप और हम उसी भाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं जिसने संघ को अपने 100 वर्ष पूरे करते हुए देखा, भारत को परम वैभव की तरफ बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। और निश्चित ही जीवन रहा, अगर ईश्वर ने चाहा तो 2047 तक जीवित रहेंगे हम लोग, देखेंगे भारत का वो वैभव, देख रहे हैं भारत को बढ़ते हुए, देख रहे हैं विश्व में भारत का डंका बजते हुए देख रहे हैं और उस चीज़ को बहुत अच्छे से अनुभव कर रहे हैं। और इतना सुंदर सारगर्भित आपका ये पूरा आपसे बातचीत थी, बहुत बहुत आनंद आया। और मुझे लगता है हमारे जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को हृदय की गहराइयों से महसूस किया होगा, क्योंकि भारत में जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपनी भारत माता से प्रेम तो अवश्य ही करता है, बस कहीं कहीं उस भाव को जागृत करने की आवश्यकता है। और जो हमारे साथ बहुत ही विशेष अतिथि जुड़े थे, स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक श्री जगदीश पटेल भाई साहब, उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या की, प्रत्येक प्रश्न का इतना सुंदर उत्तर और इतनी सुंदर परिभाषा उन्होंने दिए चीज़ों को लेकर कि विकसित भारत 2047 की जब हम बात करते हैं तो केवल आर्थिक पक्ष की बात नहीं करते, हम उस विविध आयामों की बात करते हैं जिससे भारतीयता का भाव जुड़ा हो। और इसमें युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब समय आ गया है कि हमारे देश के युवा जागे, उठे और उस भाव को जीना शुरू करें, ताकि भारत पुनः अपने विश्व गुरु का जो उसका पद था उसको पुनः प्राप्त करें। उस दिशा की ओर हम अग्रसर भी हैं, निश्चित ही बहुत जल्द हम उसे देखेंगे भी सही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी विशेष अतिथि के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।